राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है अंकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ESE। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हर वीडियो के बाद में मैं उस वीडियो से रिलेटेड शीट के क्वेश्चंस को अपलोड करता हूं, तो अगर आप उस शीट को लगा लेंगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देर न करते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्त, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस थ्योरम। आखिरकार ये बेस थ्योरम होती क्या है, ठीक है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। देखो बहुत आसान है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बस एक स्टेप आगे है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक स्टेप आगे। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है तो आपको बेस थ्योरम भी बड़े आराम से आ जाएगी। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं सीख रखी है तो आप लोग टाइप करना यूट्यूब पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सनराइजर्स एजुकेटर्स, तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूरा लेक्चर है, उसके साथ फिर 3 वीडियो के भी लेक्चर है। ओके चलो, तो बेस थ्योरम देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको क्या कहती थी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको क्या कहती थी, ठीक है। एक इवेंट हो रहा है डाइस थ्रो का, ठीक। हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उसमें फिर 2 सब इवेंट होते थे, ठीक है। एक सब इवेंट 1 और एक सब इवेंट 2। क्या होते थे सब इवेंट? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया, हमने किया भी है कि हमने डाइस फेंकी, 2 डाइस को हमने फेंका, तो दोनों डाइस को फेंकने का एक इवेंट हो गया। फिर बोला कि अगर पहली वाली डाइस पे जो नंबर आया है वो दूसरी वाली डाइस के नंबर से बड़ा है, तो बताओ जो दोनों के ऊपर जो नंबर आएगा उनका सम क्या होगा? 6 होगा, ठीक। तो क्या था पहला सब इवेंट? क्या है कि फर्स्ट डाइस नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड डाइस नंबर, ठीक। तो अब बोला है कि दूसरे सब इवेंट में कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो सम होगा दोनों डाइस के नंबर्स का वो क्या होगा? 6 के बराबर होगा। तो इवेंट यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्त? इवेंट यहाँ पे हो रहा था एक, उसके 2 सब इवेंट थे और उन्हीं में से जो एक सब इवेंट था उसको उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी थी, और जो दूसरा सब इवेंट था वो उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक कंडीशन लगाई जा रही थी। तो हम कह रहे थे कि दोस्त, जो भी किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम लोग को फाइंड करना है विद एन कंडीशन अप्लाइड ऑन इट, दैट प्रोबेबिलिटी इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम इसको, ये बात हम कह रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। वहां पे बस हो क्या रहा था कि एक इवेंट हो रहा था, ठीक है। इवेंट वहां पे एक हो रहा था। अब यहाँ पे बेस थ्योरम में बस क्या हो जाता है कि हमारे 2 इवेंट होते हैं। बेस थ्योरम में क्या हो जाता है, हमारे क्या होते हैं? 2 इवेंट हो जाते हैं, 2 इवेंट्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंगल इवेंट थे, वो फिर उसमें 2 इवेंट और आ जा रहे थे, उसी के हिस्से थे, उसको हम लोग सब इवेंट कह रहे हैं। तो एक सब इवेंट था, वो कंडीशन बन जाता था और दूसरे सब इवेंट को हमको फाइंड करना पड़ता था। मैंने ये शब्द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज़ नहीं किया, बट मैं आज यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो फर्स्ट डाइस पे नंबर आया है वो सेकेंड डाइस से बड़ा है, तो हमने उसको यूज़ कर लिया था एज एन क्या कहते हैं अपना कंडीशन। वो कंडीशन हो गई थी हमारी, और सम इज इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, वो हमारा दूसरा सब इवेंट हो गया था, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो 2 इवेंट हमारे 2 सब इवेंट हो रहे थे, तो ये हो रही थी अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई है तो ये नंबर आएगा पहले वाले पे ज़्यादा सेकंड वाली डाइस से, तो वो तो इसी डाइस थ्रो का ही हिस्सा है ना। तो हमने क्या कह दिया, इसको सब इवेंट कह दिया, फिर इसको भी सब इवेंट कह दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ही 2 इवेंट होंगे, ऐसे ही 2 इवेंट हो रहे होंगे। एक होगा इवेंट 1 और एक होगा इवेंट 2। ये दोनों आपस में रिलेटेबल होंगे। इसका कुछ सब इवेंट 1 होगा, इसका कुछ सब इवेंट
2 होगा, फिर इसका कुछ होगा, इसको मैं चलो सब इवेंट A बोल दे रहा हूँ, ये होगा सब इवेंट B, फिर इसका कुछ होगा सब इवेंट C और इसका कुछ होगा सब इवेंट D। ठीक है, तो इन सब में कोई ना कोई एक एक कंडीशन होगी और हमको एक किसी चीज़ की वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। मतलब हो सकता है इवेंट 1 के दोनों ये जो सब इवेंट है ये दोनों कंडीशन बन जाए और ये फिर हमको इसकी डी की फाइंड करनी हो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो तो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि बेस थ्योरम हमको बताती क्या है। बेस थ्योरम में क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में इवेंट एक हो रहा होता था, ठीक है ना, फिर उसके 2 सब इवेंट होते थे, एक सब इवेंट उसका कंडीशन बन जाती थी, दूसरा सब इवेंट हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी। ठीक, यहाँ पे क्या है कि 2 इवेंट हो रहे होंगे, आप बेस थ्योरम के सवाल निकालोगे, 2 इवेंट हो रहे होंगे, 2 इवेंट होंगे, उसके आपको जो है जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा वैसे वैसे आपको उसके थ्रू चलना होगा, चलने पे आपको जो है क्या कहते हैं फिर क्वेश्चन आपको उस हिसाब से करने होंगे। ठीक, ठीक है, समझ गए, ये आपसे कोई कहीं नहीं पूछेगा। लेकिन अब मैं बेस थ्योरम का सीधे आपको फॉर्मूला लिखवा देता तो वो तो कोई मतलब नहीं रहता। और मैंने खूब खोजा तो मेरे को बेस थ्योरम की जो डेफिनेशन मिली वो पता है क्या मिली, कि बेस थ्योरम की इस्तेमाल हम लोग करते हैं ढेर सारे इवेंट दिए होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दी होती है, तो हम उन ढेर सारे इवेंट का यूज़ करके एक किसी सिंगल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक किसी सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यार ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मतलब हम जो है क्या कहते हैं ये सब बताते हैं आपको, तो वो भी मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा था मुझे कि मतलब बेस थ्योरम का मतलब ये है। तो फिर इसको मैंने बहुत खोजा तो पता चला कि मतलब देखा तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेशन तो पता था, बट फिर बाद में मैंने सोचा कि इसको इस तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, बस अब कुछ नहीं, बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम का एक होता है फॉर्मूला, बस उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और फटाक से आपका जो है क्या बोलते हैं आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको मैं भी बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है दोस्त हमारा, रुक जाओ, जैसे मान लो कि अपने को 2 इवेंट दिए हुए हैं, ठीक है, इवेंट हमको 3 दिए हैं, चलो ओके, हमें इसकी कंडीशन फाइंड करनी है। रुक जा यार, कंडीशन लग रही है उसके ऊपर इवेंट ए की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर तुम फाइंड करोगे गिवन 3 इवेंट्स, ठीक है, E1, E2 और A, ठीक है, 3 इवेंट दिए हुए हैं E1, E2 और A, और हमको जो है क्या कहते हैं इन तीनों का यूज़ करके E1 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो हम जो है क्या करेंगे उसको, मतलब क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन में ऐसा जुगाड़ बैठा दिया गया है कि ये तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तभी आपकी प्रोबेबिलिटी निकल पाएगी। तो ये लगेगा फॉर्मूला, और ये, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस थ्योरम कि आपको 3 इवेंट दिए हैं, 2 किसी इवेंट का हमको किसी एक इवेंट की लगानी और कोई एक इवेंट उसके कंडीशन की तरह बिहेव कर रही होगी, तो हमें फिर जो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करके ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना सा बेस थ्योरम है हमारा, ठीक, इतना सा हमारा बेस थ्योरम है, बस अब खत्म। अब सीधे हम लोग करेंगे ढेर सारे सवाल, तो आ जाओ बेस थ्योरम का एक सवाल लगाते हैं। क्या कह रहा है, इन अ गिवन रेनी डे इन द रेनी सीजन इट में रेन 70% ऑफ द टाइम। In a given day in the rainy season, it may rain 70% of the time. If it rains, chance that a village fair will make a loss on that day is 80%. However, if it does not rain, chance that the fair will make a loss on that day is only 10%. If the fair has not made any loss on a given day in the rainy season, what is the probability that it has not rained on that day? ठीक है, कह रहा है कि जो है फेयर में कोई भी लॉस नहीं हुआ है उस दिन पे, तो बताओ कि उस दिन बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, उस दिन पे बारिश नहीं हुई थी और फेयर रेनी सीजन पर ही हो रहा है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो 3 इवेंट है, यहाँ पे 3 इवेंट है,
इवेंट 1 है अपना रेनी डे का, है ना। इवेंट 2 है हमारा नॉन रेनी डे का, और इवेंट हमारा 3 जिसको हम कहेंगे ए, वो क्या है, नो लॉस का मतलब गेन का, मतलब क्या है अपना गेन का है, ठीक है ना। नो लॉस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, गेन ही तो होगा। नो लॉस का मतलब क्या है, गेन हो रहा है उनको। तो इवेंट ए है हमारा गेन का, ठीक, इवेंट ए है हमारा गेन का। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, एक बनाएंगे हम बॉक्स। एक हम बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। तो एक बॉक्स हो जाएगा हमारा रेनी डे का, और एक बॉक्स हो जाएगा हमारा नॉन रेनी डे का। एक बॉक्स हो जाएगा हमारा रेनी डे का और एक बॉक्स हो जाएगा हमारा नॉन रेनी डे का। तो ये वाले हो गए, कौन से इवेंट हो गया, रेनी डे वाला इवेंट 1, और नॉन रेनी डे वाला कौन सा हो गया अपना इवेंट 2, ठीक है। तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी अपने को दी हुई है, जो 70% लिखा है ना, ये अपने को प्रोबेबिलिटी ही दी हुई है सीधे सीधे, कोई समान तो है नहीं है, ये हमको सीधे सीधे हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों बोला, इट मे रेन 70% ऑफ द टाइम, ये मतलब इट मे रेन लिख दिया, मतलब कि हमको क्या बता रहा है, चांस बता रहा है कि 70% चांस है कि उसमें बारिश हो सकती है। तो 70% चांस से हमको क्या दे रहा है, चांस का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। हमने चांस को बारिश होने का चांस है, ठीक है, लेकिन कितना चांस है, 70%। तो हमने बोला था कि मेजर ऑफ द चांस क्या होता है अपना, प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे वही तो दिया है अपने को, ये क्या है, चांस का मेजरमेंट 70% दिया हुआ है, 70 अनुमान, तो ये अनुमान दिया हुआ है अपने को, तो वही हो गया अपना प्रोबेबिलिटी। ये हो गया रेनी डे होने का 0.7, और रेन नहीं होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फिर होगी तो 0.7, नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.3। अरे यही तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे पहले। अगर रेन हो रही है तो 0.7, और नहीं होगी तो क्या होगी 1 - 0.7, 0.3, ठीक है। अच्छा, अब रेनी डे हुई, देखो हम लॉस के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम गेन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। रुक जा, अच्छा चल, लॉस के ऊपर ही बात कर रहे थे, चल। अच्छा, अगर रेन हुई और उस दिन फेयर लगा गांव में, उस दिन जो है मेला लगा, तो कितना लॉस होगा, 80% का लॉस होगा, तो मतलब 0.8 का लॉस होगा। और अगर बारिश नहीं हुई और उस दिन उसमें गांव में जो है मेला लगा, तो कितना होगा, कितने का लॉस होगा, 0.1 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि लॉस अगर 0.8 का हो रहा है तो उस दिन गेन कितना होगा, अगर बारिश हो रही है और अपना क्या कह रहे हैं, विलेज में फेयर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.9। अरे दोस्त, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0.1, तो लॉस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.2 और 0.9। जो लॉस नहीं होगा उसका क्या मतलब है, गेन। गेन ही तो, लॉस नहीं हो रहा मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो 0.2 हो गया और यहाँ पे हो गया क्या 0.9 गेन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, हमें निकालना है इफ द फेयर हैज नॉट मेड एनी लॉस ऑन द गिवन डे। कंडीशन दे दी, देखो लॉस नहीं हो रहा है उस डे पे, लॉस नहीं हो रहा है उस डे पे, मतलब गेन हो रहा है, ठीक है, मतलब गेन हो रहा है, नो लॉस मतलब गेन हो रहा है। तो ए, इवेंट ए की अपने को कंडीशन दे दी है, हमको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज नॉट रेन्ड ऑन दैट डे। मतलब इवेंट 2 की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस दिन जो दिन था वो नॉन रेनी डे था, और कंडीशन अपने को दे दी है कि उस दिन जो है विलेज में जो फेयर हुआ है वो उसने जो है लॉस नहीं किया है, ठीक है, लॉस नहीं किया मतलब गेन हुआ है उसको। तो हमको निकालना है ये, ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, ओके।
अच्छा, अब 3 इवेंट दे दिए हैं, 3 इवेंट दिए हैं, तो हम सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व किससे करेंगे? अपना उससे बेस थ्योरम से, है ना, क्योंकि हम इवेंट 1 को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इवेंट 1 को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ये बात निकालनी है ना दोस्त, हमको जो है क्या बोलते हैं, ये बात निकालनी है, क्योंकि गेन जो है देखो, गेन तो रेनी डे को भी हो रहा है, चाहे 0.2 का ही हो रहा है, लेकिन गेन तो हो रहा है ना, और नॉन रेनी डे पे भी गेन हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, गेन तो दोनों दिन हो रहा है ना। तो तुम ये नहीं कह सकते, अगर यहाँ पे गेन यहाँ 0 हो रहा होता, मतलब 100% लॉस हो रहा होता, तब तुम कहते भाई तो ये तो सीधे सीधे नॉन रेनी डे है अपना, तब हम कोई प्रोबेबिलिटी का करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन गेन दोनों में हो रहा है, तो अपने को ये पता लगाना होगा कि जो है क्या वो जाए उस दिन जो है नॉन रेनी डे था, तो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हमें रेनी डे को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, रेनी डे को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप इसको करते हैं, तो क्या अपने को निकालना है? ए, ठीक है, ऑफ E2, यही था ना फॉर्मूला, जो ऊपर वाला था उसको ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, प्लस ठीक है, ऐसे ही तो लिखते थे अपन, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ओके, चलो अब हमको बस क्या करनी है कि प्रोबेबिलिटी सबकी लिखनी है। तो ये बताओ मुझे, नॉन रेनी डे की प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दी हुई है? 0.3। रेनी डे की प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दी हुई है? 0.7। ठीक है, और ये क्या अपने को लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ए क्या बता रहा है? नो लॉस, और E1 क्या बता रहा है? रेनी डे। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो लॉस गिवन दैट ऑन अ रेनी डे, लॉस नहीं हुआ है ऑन अ रेनी डे। तो ये अपने को क्या दिया हुआ है? गेन 0.2। ये किस दिन हो रहा है? रेनी डे के दिन ही तो हो रहा है, तो रेनी डे होगा तभी तो अपने को 0.2 का गेन होगा, वरना फिर भाई फिर नॉन रेनी डे हो जाएगा। तो रेनी डे हो रहा है तब अपने को 0.2 का गेन हो रहा है, तो मतलब रेनी डे कंडीशन हो गई और 0.2 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये इसी की वैल्यू दी हुई है, ये 0.2। समझे? हाँ, तो ये अपना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 0.2। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0.9। ओके, बस सब की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। तो इसकी है क्या? 0.3, इसकी है क्या? 0.9 डिवाइडेड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? 0.65। ठीक है, जो आंसर है आपका वो आएगा 0.65। ओके, तो देखो दोस्त, अगर बेस थ्योरम का देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया हो या मैं समझा ना पाया हूँ, ठीक है, आप तो मेहनत कर रहे हो, आप तो समझने की कोशिश कर रहे हो सकता हो कि मैं ही ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ, चलो मेरी गलती है, तो ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो आया था, आदत से मजबूर हैं हम, हमसे डायरेक्टली यार पढ़ा बताया नहीं जाता, जब तक हम उसके बारे में बता ना दें तब तक हमको चैन नहीं पड़ती। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना, और बस इतना याद रखना कि कभी भी 3 इवेंट हो रहे होंगे तो और तीनों इवेंट का इस्तेमाल करके हमको फाइनल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी होगी, तो इसलिए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बेस थ्योरम को लगाएंगे। बस इतना जान लेना, ठीक है ना, इतना जान लेना, आपका हो जाएगा सवाल। ओके, लेकिन अगर कहीं पे एक ही इवेंट हो रहा है सिंगल, उसी के 2 सब इवेंट हो रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, फिर वहाँ पे तो सीधे कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाओ। अगर कंडीशन लग रही है तो, नहीं लग रही है तो सिंपल जैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं वैसे फाइंड कर लेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़ें। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 4 फेयर 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड, है ना, 4 फेयर 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम बीइंग 22 इज x by 1296। अपने को बताना है कि ये जो अपना वैल्यू है x की वो क्या है, x की वैल्यू बतानी है अपने को। आ जाओ बताते हैं।
देखो आप क्या कर रहे हो, 4 डाइस को रोल कर रहे हो, ठीक है। तो चारों डाइस पे ये है डाइस 1, ये है डाइस 2, ये है डाइस 3 और ये है डाइस 4, ठीक। डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, ठीक। इन चारों डाइस पे ऐसे नंबर आने चाहिए, इन चारों डाइस पे ऐसे नंबर आने चाहिए जिनको आप सम करो तो आपका जवाब आ जाए 22। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही हमको वो नंबर पता चल जाएंगे फिर हम क्या करेंगे कि उनको फिर हम अरेंज करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट भी तो वो नंबर हो सकते हैं। हो सकता हो 4 नंबर जो भी निकल के आए, मान लो कि ये अपने 4 नंबर निकल के आए ना, ये अपने 4 नंबर निकल के आए, तो हो सकता हो पहला वाला नंबर पहली वाली पे आया हो, या दूसरा वाला नंबर पहली वाली पे आया हो, या तीसरा वाला नंबर पहली वाली पे आया हो। तो अरेंज करेंगे। जब भी अपने को अरेंज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं दोस्त, परम्यूटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हम लगाएंगे बाद में परम्यूटेशन, बट पहले हमको ये पता लगाना होगा कि वो नंबर आखिरकार है क्या, वो नंबर आखिरकार है क्या। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन से ऐसे नंबर के कॉम्बिनेशन है 1 से 6 के बीच में कि अगर हम उनको प्लस करेंगे तो अपना जो है आएगा 22, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप करो 6 + 6 + 4 और नहीं 4 कहाँ आएगा, हाँ +4, ठीक। ऐसे कॉम्बिनेशन से बन सकता है, ओके। और एक और कॉम्बिनेशन से बन सकता है, क्या है वो कॉम्बिनेशन, 5 + 5 + 6 और +6। ये दो ही ऐसे कॉम्बिनेशन हैं दोस्त, दो ही ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि इन चारों डाइस पे आ सकते हैं कि जो सम करोगे तो क्या आएगा अपने पास में 22 आएगा। और आप और भी कॉम्बिनेशन आप निकाल के देख लो, ये जो है क्या बोलते हैं, इनके अलावा आपका कॉम्बिनेशन वो नहीं निकल के आएगा, ठीक है, नहीं निकल के आएगा वो कॉम्बिनेशन, मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके। तो अब देखो ऐसा सवाल कभी आ जाए एग्ज़ाम में तो अब ये कॉम्बिनेशन ढूंढना ही सबसे बड़ा दिमाग का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो कि पहले तो यार एक बार ऐसे हिट एंड ट्रायल करके ये कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। तो मैं ये कहूँगा इसको कर देना मार्क एंड रिव्यू, मार्क एंड रिव्यू कर देना। ऐसा कभी आ जाए तो मार्क एंड रिव्यू करो और आगे बढ़ जाओ, लास्ट में टाइम बचे तो इनको भाई साहब को देखना आप, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हिट एंड ट्रायल मेथड करके आपको पहले ये कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा यार उस समय हेक्टिक थोड़ा सिचुएशन रहती ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन में गड़बड़ कर सकते हो, फिर आपको कॉम्बिनेशन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाए, ओके। तो ये दो कॉम्बिनेशन आ गए। अब ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को हम इसे ये प्लस के फॉर्म में ना लिखे, हम ऐसे लिख लेते हैं 6,6,6,4 या फिर 5,5,6,6। ये दो कॉम्बिनेशन अपने बन गए, ठीक। अब इन कॉम्बिनेशन को हमको अरेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है हम अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, हम अरेंज कर लेंगे। तो दोस्त एक तो तुम ये बताओ कि चारों को तुम 4 तरीके से कर सकते हो, है ना। चारों को तुम 4 तरीके से कर सकते हो। पहली पोजीशन पे देखो, पहले डाइस पे ये चारों आ सकते हैं, है ना, तो ये 4 आ गए, ठीक। फिर 4 में से एक गायब हो गया, नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इस लिस्ट में नहीं, पूरे उसमें जो दिए हुए हैं नंबर वो रेपिटेशन, मतलब 6 से 3 बार आ रहा है, डिफरेंट नंबर नहीं है इसमें। नंबर 4 बार जो अपने हैं वो सेम है, बट जो अपने हम पुट करेंगे उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल है, समझे मेरी बात। अरे यार देखो जो अपने को लिस्ट दी हुई है, अपने को जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट में जो अपने को एलिमेंट्स दिए हैं वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं कर रहे हैं नंबर का। मतलब कि जैसे यहाँ पे 6 रखा तो हम इसी 6 को फिर हम बाद में भी रख सकते हैं, फिर हम इसी 6 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, फिर हम इसी 6 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक नंबर हमको इसमें से लेना है वो हो गया फिक्स, फिर हमको दूसरा नंबर लेना है वो यहाँ पे रखना, फिर हमको तीसरा नंबर लेना है वो यहाँ पे रखना, फिर अपने को चौथा नंबर लेना है वो यहाँ पे रखना है, समझे मेरी बात।
वो भाषा नहीं निकल रही थी, इस वजह से उसमें थोड़ा सा पहले आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। ओके, तो किसी भी नंबर का रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बस ये है कि जो लिस्ट में नंबर दिया है उसको एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसको आपको दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है बस। अब दूसरा 6 जो है लिस्ट में, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और 3 जगह पे रखने के लिए। जो तीसरा 6 है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, फिर हम 4 को यूज़ करेंगे। ऐसा पहले वाले 6 को थोड़ी ना रिपीट करवा देंगे। ठीक, समझे मेरी बात? ओके, चलो समझ गए। मतलब ऐसे अपने को दिया होता 1 2 3 या 4, ठीक है, तो मैं क्या करता, पहले इसको 1 को रखता तो 1 अपना खत्म हो जाता, फिर मैं 2 से 2 और 3 4 में से हम किसी को रखते, तो मान लो कि मैं 2 को रख दिया तो 2 खत्म हो जाता, फिर 3 को रखते 3 खत्म हो जाता, फिर 4 को रखते 4 खत्म हो जाता। और मैं कहता कि रेपिटेशन अलाउड है, तो रेपिटेशन अलाउड है मतलब मैं 1 को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैं 1 को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैं 1 को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैं 1 को यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ओके, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अपने को सम जो है क्या चाहिए 22, तो हमको तो ये सारे लिस्ट के ही नंबर इसमें डालने होंगे, करेक्ट। इस वजह से यहाँ पे वो वाला रेपिटेशन नहीं समझना, जो रेपिटेशन हम लोग ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी वाला रेपिटेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है। ओके, इतनी बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो लिस्ट में नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो वाला रहेगा। तो हमने 1 6 यहाँ पे रख दिया, तो इन चारों में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे 1 रख सकते हो। तो कितने तरीके से आप रख पाओगे? 4 तरीके से रख पाओगे, ठीक है। ओके, हमने मान लो एक नंबर को ही रख दिया यहाँ पे, तो आप कितने बचे? अब 3 बचे। तो यहाँ पे आप कितने तरीके से रख सकते हो? दूसरी डाइस में कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप 2 तरीके से रख सकते हो, फिर यहाँ पे आप 1 तरीके से रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे तो रखोगे, ऐसे ही नंबर रखोगे, तो ये क्या हो गया दोस्त? क्या हो गया? ये 4 फैक्टोरियल हो गया अपना। अब हमको ये देखना है कि इस 4 फैक्टोरियल नंबर जो हम 4 नंबर हमने रखा है, इसमें कोई रिपीट भी हो रहे हैं क्या? भाई रेपिटेशन का भी तो एक कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद करो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इफ द डिजिट्स आर, इफ सम थिंग्स आर रिपीटिंग। तो देखो रिपीट कर रहे हैं, इस लिस्ट में क्या रिपीट कर रहा है? 3 बार 6 आ रहा है, तो वो 3 बार 6, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा अपना, ठीक है। जो भी चीज़ जितनी बार भी आ रही है उसका फैक्टोरियल अपन, 6 3 बार आ रहा है तो उसी का फैक्टोरियल हम यहाँ पे बना के रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ हम 5 में भी करेंगे। इस ये चारों नंबर को भी आप 4 फैक्टोरियल बेस में कर सकते हो, है ना। ये चारों नंबर को भी आप 4 फैक्टोरियल बेस में कर सकते हो। और इसमें देखो 5 2 बार रिपीट हो रहा है और 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 2 बार रिपीट हो रहा है और 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये और इसके प्रोबेबिलिटी हो गई ये। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि इनको दोनों को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि या तो इस ये 4 कॉम्बिनेशन से आएगा या फिर ये 4 कॉम्बिनेशन से आएगा और लग रहा है बीच में, तो आपको क्या कर देना है? इनको सम कर देना है। इनको आप क्या कर दो? सम कर दो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 बटे 3 फैक्टोरियल, ये कट गया। फिर यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 फैक्टोरियल, ये और ये दोनों कट गए, ठीक। यहाँ पे बचा क्या? 4 और यहाँ पे बचा क्या? 12। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 12। रुकना एक मिनट, यहाँ पे 12 कहाँ बचेगा? एक 2 फैक्टोरियल और भी तो है, तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 6 और ये हो जाएगा अपना क्या? 10, ठीक है। तो ये हो गया 10। तो ये अपने क्या आ गया? ये प्रोबेबिलिटी नहीं आई दोस्त, ये आ गया अपना फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आ गया, ठीक है। और जब आप 4 डाइस को रोल करोगे, जब आप 4 डाइस को रोल करोगे, 4 डाइस को रोल करोगे, तो अपना जो टोटल आउटकम बचेगा, जो अपना टोटल सैंपल स्पेस आएगा, जो अपना टोटल आउटकम बचेगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 की पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 1296। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है अपना? 10 अपॉन में 1296। और अपने को प्रोबेबिलिटी पहले ही दी हुई थी x अपॉन 1296, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ गई अपनी 10। यही हो गया आंसर। 1296 समझ में नहीं आया? कैसे आया बता रहा हूँ, देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, भूल जाओ सब कुछ। देखो, जैसे कि मान लो अपने को कहीं पे दिया हो एक सिंगल डाई को, डाई के केस में, पहले मैं डाइस के केस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डाइस के केस में हम लोग टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं, इसकी एक ट्रिक है, देखो बताता हूँ आपको। क्या है ट्रिक? कि रुक जाओ, इसको रबी कर देता हूँ, लिख देता हूँ एक टॉपिक।
यहाँ पे लिख देता हूँ एक टॉपिक, हाउ टू फाइंड टोटल आउटकम। ठीक है, पहला मैं बता रहा हूँ आपको फाइंड करने की डाइस के केस में। ठीक है, डाइस के केस में हम लोग टोटल आउटकम को कैसे फाइंड करते हैं, डाइस के केस में हम लोग टोटल आउटकम को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो एक सिंगल डाइस को हम लोग रोल करते हैं तो उसका टोटल आउटकम क्या होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो कितने आउटकम होते हैं अपने, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक, तो ये 6 आया, फिर 2 वाला भी ऐसे ही 6 बार आएगा। ठीक है, फिर 3 वाला भी ऐसे ही 6 बार आएगा, 4 वाला भी 6, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, है ना, ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। ठीक है, ये भी 6 आया, इसके भी 6 आए, इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 6 आएंगे। पीछे हमने क्वेश्चन किया तो उसमें निकाला था, तो प्लस करोगे क्या आएगा, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36। तो टोटल आउटकम कितने आए 2 डाइस के केस में, 36। और ये है क्या, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो आपको दे दिया हो कहीं पे भी कि 4 डाइस रोल कर रही हैं या डाइस 4 बार रोल कर रही हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कहीं पे भी आपको दे दिया हो, if given n number of dice are rolled, और इसको तुम इन्वर्टेड में कर लो। ठीक है, और डाइस इज रोल्ड n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मतलब डाइस जो है क्या बोलते हैं, ये दिया हो या तो कि मान लो कि n डाइस रोल कर रही है, या फिर ये दिया हो कि डाइस जो है n नंबर ऑफ टाइम्स रोल कर रही है। दोनों ही केस में अपने को क्या करना है दोस्त, दोनों ही केस में अपने को क्या करना है, अगर टोटल आउटकम निकालना होगा, टोटल आउटकम, तो आपका टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 की पावर n। अब जैसे मान लो कि इस केस में बोला था, इस केस में क्या बोला था कि 4 डाइस रोल कर रही है। क्वेश्चन पढ़ो, 4 फेयर 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड। तो मैंने एक टोटल आउटकम कैसे निकाला, 1 2 9 6, क्या किया, 6 की पावर 4 कर दी। ठीक है, n की जगह पे 4 रख दिया, तो ये कितना आ गया, 1 2 9 6। यहीं पे पूछता मुझे 3, तो क्या करता मैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाए 36 इंटू 6, तो ये हो जाए 216। ठीक है, 216 हो जाता अपना टोटल आउटकम। ओके, तो टोटल आउटकम डाइस के केस में अगर हमको निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 6 की पावर n, सिंगल डाई रोल करेगी तो 6 की पावर 1 मतलब 6, डबल डाई रोल करेंगी 6 की पावर 2 माने 36 से टोटल आउटकम हो जाएंगे। ओके, ये तो अपन ने डाइस के केस में समझ लिया। अब एक और उसमें समझ लेते हैं, पार्ट बी, कॉइन के केस में समझते हैं, कॉइन के केस में। ठीक है, कॉइन के केस में क्या होता है, अगर मान लो कि एक सिंगल कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या होता है सैंपल स्पेस अपना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितने हैं नंबर, एक में काउंट करोगे तो कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल आउटकम अपने कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। अच्छा जी, हेड एक बार आता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2, टेल एक बार आता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। ओके, अच्छा, अब यहीं पे मान लो कि बोल दिया जाता है कि कॉइन is tossed 2 times, अरे 2 times, और 2 coins are tossed। ठीक, ये चीज़ बोल दी जाती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जरा आउटकम निकालो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, यही आएंगे दोनों ही केस में, यही आएंगे। ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो क्या हो गया टोटल आउटकम 4। क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब इस केस में भी अगर हमको ये दिया हो कि इफ n नंबर ऑफ coins are tossed और coin is tossed n नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसे हम लोग टोटल आउटकम निकालेंगे, देन टोटल आउटकम विल बी 2 की पावर n, टोटल आउटकम विल बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। समझे मेरी बात, 2 की पावर n हो जाएगा टोटल आउटकम, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर n हो जाएगा अपना टोटल आउटकम। ओके, ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी बट मैं भूल गया यार बताना, सॉरी फॉर दैट, अब बता दिया, ठीक है, 2 की पावर n हो जाएगा। अब मैंने 3 कॉइन वाला एक अपन ने पीछे क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें तुम टोटल आउटकम देखना, काउंट करना और इस फॉर्मूले से लिखना, देखना 8 ही आएगा, 8 ही आया होगा उसमें, ठीक, इतनी बात मेरी समझ गए, आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, 10 बोल रहा है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है आईटी ऑफिस में, उसमें 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसमें से 4 अपने काम कर रहे हैं, ठीक, सिक्योरिटी सिस्टम में कंप्यूटर आईटी ऑफिस में उसमें 10 कंप्यूटर लगे हैं टोटल और उसमें से 4 काम कर रहे हैं हमारे, चेक कर रहे हैं हम लोग कि जो है सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो ऑफिशियल ने क्या किया कि 4 कंप्यूटर्स को रैंडमली उठा लिया बिना रिप्लेसमेंट के, ठीक, अगर सिस्टम फंक्शनल है if at least 3 of the, अच्छा नहीं सॉरी, the system is functional if at least 3 of the 4 inspected are working, let the probability of the system functional be p, then 100p is, क्या बोल रहा है दोस्त कि सिस्टम फंक्शनल है अगर एटलीस्ट 4 जो उन्होंने पिक किए ना रैंडमली, 10 में से 4 को जो पिक किया है उन्होंने रैंडमली, वो उनमें से उन चारों में से 3 कोई ना कोई कम से कम 3 काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि सिस्टम अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो फंक्शनल है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम है वो फंक्शनल है। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दे दी गई है क्या, p, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को क्या दे दी है, p दे दी है। तो हमको बताना है 100p की वैल्यू क्या होगी, 100p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है, 100p की वैल्यू बतानी है ना, अभी बताते हैं, आओ। तो देखो दोस्त ये कैसे होगा, कैसे होगा ये करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले देखो 10 अपने कंप्यूटर्स हैं, ठीक, 10 में से 4 हमारे क्या हैं भाई, वर्किंग है, 4 वर्किंग है, तो 6 अपने क्या हो गए, नॉन वर्किंग हो गए, है ना, नॉन वर्किंग हो गए। अब अगर अपने को ये वो लोग 4 पिक कर रहे हैं, ठीक है, वो 4 पिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई वो 4 जो है क्या बोलते हैं, पिक इसी 4 वर्किंग में से कर रहे होंगे, है ना। अगर एटलीस्ट 3 ऑफ द 4 को हमको वर्किंग कराना है तो इन्हीं दोनों में से पिक कर रहे होंगे, तो इसमें से भी पिक कर रहे होंगे कुछ और इसमें से भी पिक कर रहे होंगे, है ना, दोनों में से पिक कर रहे होंगे। आओ चलो इसको देखते हैं केस क्या बनेगा अपना। ओके, बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 are working, ओके, एटलीस्ट 3 are working, ओके। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, कम से कम 3 होने चाहिए या कम से कम या चारों काम होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 या चारों काम करने चाहिए, क्योंकि 4 ही तो है, मैक्सिमम कितने हैं, 4 हैं, तो कम से कम 3 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, चारों काम करने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो कि 3 काम करें, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर 3 वर्किंग एंड 1 नॉन वर्किंग है, उसमें जो 4 कंप्यूटर उन्होंने पिक किए हैं उनमें केस 1 है कि 3 वर्किंग है और 1 नॉन वर्किंग है। तो 3 वर्किंग है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दोस्त क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, 3 वर्किंग है तो मतलब वर्किंग वाले में से उठाया है, तो वर्किंग वाले में से सेलेक्ट किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो यही हो जाएगी ना,
फेवरेबल जो होगा अपना इस केस में वो क्या होगा, ऐसे ही तो सेलेक्ट करोगे 3 वर्किंग हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही तो सेलेक्ट करेंगे इस केस में। फिर एंड दे दिया है तो मल्टीप्लाई, और एक नॉन वर्किंग तुम किस में से सेलेक्ट करोगे, इसमें से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना केस 1। या फिर दूसरा केस भी हो सकता है, दूसरा केस होगा और कि चारों जो हैं वो वर्किंग के हों, है ना, चारों काम कर रहे हो, तो 0 नॉन वर्किंग हो जाएगा, 0 नॉन वर्किंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 वर्किंग है तो मतलब 4 में से 4 काम कर रहे हैं, और 0 मतलब कि एक भी पिक हमने नहीं किया, सॉरी 6 है ना यहाँ पे, 6 है। ओके, तो ये हो गया। तो अब क्या है दोस्त, या तो केस 1 हो सकता है और या तो केस 2 हो सकता है। जब ये और आ जाता है तो मतलब क्या हो जाता है, अपना एडिशन हो जाता है। ठीक है, एडिशन हो जाता है, तो अपना फेवरेबल आउटकम हो गया ये, फेवरेबल आउटकम हो गया अपना ये। तो क्या हो जाएगा अपना 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C1 प्लस में 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 6C0, ये हो गया अपना क्या, फेवरेबल आउटकम। ये हो गया क्या, अपना फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 10 में से वो 4 को उठा रहे हैं, 10 में से 4 को उठा रहे हैं टोटल आउटकम। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल जो कि है ये अपॉन में टोटल। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना 4 × 6 प्लस 4 नहीं, 4 कहाँ आता है, ये तो +1 होता है ना, 1 × 1, यही तो होगा ना, हाँ ये होगा। ये हो जाएगा अपॉन में 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ओके, तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर बच जाएगा 24, ऊपर क्या बचेगा, 24 बचेगा कि 25 होगा। रुको एक मिनट, रुक जाओ मैं कैलकुलेशन। तो ऊपर आ जाएगा अपना 25, नीचे तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 210। ओके, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है 100p पूछा है, तो हो जाएगा 100 × 25 बटे 210, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 बटे 21। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्त इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डेट गिवन पॉजिटिव इंटीजर लाइंग बिटवीन 1 and 100 बोथ आर इंक्लूसिव इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 और 4 और 5। सॉरी, यहाँ पे और होना चाहिए था, या तो 2 से ना डिविजिबल हो रहा हो, या 3 से ना डिविजिबल हो रहा हो, या फिर 5 से ना डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी, हमारी कंडीशन ये वाली है। ओके, ये वाली कंडीशन है हमारी। तो देखो हम क्या करेंगे कि पहले निकाल लेंगे कि तीनों से या तो 2 या तो 3 या तो 5, इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल हो रहा है, हम ये निकाल लेंगे। और जहाँ ये आ गया उसके बाद में हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे, अपना नहीं डिविजिबल होने वाली की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। प्लान अपना ये है। ठीक है, प्लान ये है। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 और 3 और 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर 2 आइदर 3 आइदर 5। तो जहाँ पे आइदर आइदर आ जाता है वहाँ पे क्या लगता है, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसी की तो प्रोबेबिलिटी अपने को, हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो अपना नॉन डिविजिबल वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये आइदर मैंने आपको बताया था एडिटिव थ्योरम में कि आइदर हो तो ऐसे यूनियन में हम लोग लिख सकते हैं। तो अपना ये हो गया, और की जगह मतलब है कि आइदर आइदर, आइदर और का मतलब एक ही होता है। तो चलो ये है प्लानिंग अपनी। ठीक, तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यूनियन, 3 यूनियन, 5 यूनियन, पहले इसको निकालेंगे फिर इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ 2, ऑफ 3, 5 माइनस होगा प्लस होगा, माइनस प्लस। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है, तो वो वहाँ जाके देख लेना आप। अच्छा, अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैसे निकालोगे, 3 कैसे निकालोगे, 5 कैसे निकालोगे, इन सब की प्रोबेबिलिटी अपने को दी नहीं है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, अपने को एक इन्फॉर्मेशन दी है कि नंबर जो है वो लाई कर रहा है 1 से 100 के बीच में, ठीक है, 1 से 100 के बीच में। अगर हमको कभी भी ये निकालना हो कि हमको ये बताओ कि एक नंबर दे दिया, ऐसे मान लो कि नंबर्स मतलब इतने हम कितने नंबर हैं जो कि जो है क्या बोलते हैं, कितने नंबर हैं कि जो कि 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, जो कि 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, जो कि 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, जो कि 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। कभी भी अपने को ऐसा दे दिया जाए ना, तो जितने नंबर दिए हैं टोटल अपने को यहाँ पे कितने दिए हैं, 100 दिए हैं, जैसे 100 दिए हैं, ठीक। और हमसे बोला जाए बताओ कि वो इतने नंबर की बताओ, इतने नंबर बताओ कि जो कि 1 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो हमको निकालना है 1 से डिवाइड हो रहे होंगे, डिवाइड बाय 1। तो हम क्या करेंगे, जितना नंबर दिया ना उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी रुको और इसको अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे मान लो कि अपने को नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमसे बोला कि बताओ इतने नंबर बताओ, कि मतलब ये है कि कितने नंबर 10 से जो है 1 से 10 के बीच में 2 से डिवाइड होते हैं। हमसे ये पूछ लिया कितने नंबर, ठीक है, हमें नंबर नहीं बताना है कि ये नंबर होता है, ये नंबर होता है, ये नंबर होता है। मेरे से पूछ लिया कि नंबर बताओ, कि काउंट करके बताओ कि कितने नंबर जो है अपने 10 से डिवाइड होता है। समझ रहे हो ना, भावना समझ रहे हो मेरी, शब्द नहीं मुंह में आ रहा है, लेकिन जो है कि भावना समझो कि मैं कह रहा हूँ कि जो है कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ऐसे बोल सकते हो, कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो कि जो है 1 से 10 के बीच में है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 नंबर दिए हैं, ठीक है, तो 10 को तुम 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 5 नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रहे हैं। 5 अलग अलग नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 अपना जो डिजिट है, डिजिट 5, यहाँ पे डिजिट 5 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है। अब आया लाइन पे, मैं 5 नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है कि 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो काउंट कर लो, तुम काउंट कर लो ना, कौन कौन 2 से डिवाइड होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, 1 और 2 भी इंक्लूडेड है, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक, 5। तो क्या इससे पता चला कि अगर हमको दे दिया है कि 100 नंबर दे दिया या 1000 नंबर दे दिया, और कोई भी अपने को नंबर दे दिया कि बताओ इस नंबर से इतने बीच में नंबर दिए हैं आपको, या 1000 नंबर दिए हैं या 500 नंबर दिए हैं, और ये आपको नंबर दे दिया है, और आपको ये बताना है कि बताओ कितने नंबर हैं जो कि उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे। जैसे मान लो 500 नंबर दे दिया अपने को, है ना, 500 नंबर दे दिए और अपने को दे दिया कि 5, ठीक है, तो 5 दे दिया, तो बताओ कि 500 नंबर में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, कितने ऐसे नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। सीधा क्या करो, 500 को 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 100। तो मतलब 100 नंबर ऐसे होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें बस यही निकालना है, हमसे तो यही पूछा है ना, हमसे यही पूछा है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे, अरे क्या हो गया, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2, कितने नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं 1 से 100 के बीच में। तो क्या करेंगे हम,
100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ गए, 50 नंबर हैं जो कि 100 मतलब इन 1 से 100 के बीच में 50 नंबर ऐसे जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। फिर हम 3 से चेक कर लेंगे कि कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, तो 100/3। तो ये आ जाएगा, आएगा तो वैसे ही डेसिमल में, तो हमको डेसिमल में नंबर नहीं लेनी, हमको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर चाहिए जो कि हो जाएगा अपना 33, डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, 33 ले लो। फिर डिवाइड बाय 5, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो 20 ऐसी संख्या हैं। तो 50 ऐसी संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड होती हैं, 33 ऐसी संख्याएं जो कि 3 से डिवाइड होती हैं, और 20 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से डिवाइड होती हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 100 हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 100 हैं, और ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 50, तो 50/100 हो जाएगी। फिर अगर मुझे 3 की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, मतलब 3 की प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हो, तो वो कितने हो जाएंगे, 33/100। टोटल नंबर है 100 और उन 100 में कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 33, तो 33/100 हो गए। फिर ऐसे हम 5 की भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 20/100। ठीक, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अब बस हमको इस फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यू को पुट करना है, इस फॉर्मूले में ऊपर वाले में सारी वैल्यू को पुट करना है। तो ये आ जाएगा दोस्त हमारा, ये आ जाएगा हमारा 50/100, 33/100, 20/100, 50/100, 33/100, 33/100, 20/100, 50/100, 20/100 प्लस 20/100, 33/100, 20/100। 20/100 कहाँ आ रहा है दोस्त, 50/100 आएगा ना, 50/100 आएगा। ठीक, इसको मैंने कैसे लिख लिया, वो इंडिपेंडेंट थ्योरम की मदद से। इंडिपेंडेंट इवेंट वाली थी कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, यही था ना, तो उसको हमने उससे लिख लिया। और क्यों लिखा, कि देखो देखने से पता चल रहा है क्या अपने को, देखो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्या उनको 3 से फ़र्क पड़ रहा है कोई, ये एक इन तीनों में किसी को एक दूसरे से फ़र्क पड़ रहा है क्या 2 से जो डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब हम इनको कह सकते हैं क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ये सिंपल से लॉजिक से हमको पता चल सकता है। तो इतना वो इस वजह से उन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा दोस्त हमारा 50/100, 50/100 आएगा आपका 0.5, 33/100 आएगा 0.33, 20/100 आएगा आपका 0.2, माइनस में 0.5 इंटू 0.33, तो ये हो जाएगा 0.165 मल्टीप्लाइड बाय 0.33 इंटू 0.2, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्यों आ रहा है यार, ये हो जाएगा -0.066। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा -0.1 और प्लस में हो जाएगा ये 0.5 इंटू 0.33 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.033। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा 0.5, 0.33, 0.2 माइनस 0.165 माइनस 0.1 प्लस 0.033 आया अपना 0.732। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गई अपनी 0.732। ठीक है, तो ये तो क्या होगा,
हो गया अपना डिविजिबिलिटी का। तो नॉन डिविजिबिलिटी का क्या हो जाएगा, नॉन डिविजिबिलिटी का क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.732। इसको तुम अगर करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.268। आंसर क्या आ गया, 0.268। ओके, तो इसको हमको ऐसे सॉल्व करना था। ओके, हमको इसको ऐसे सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि S be a sample space and two mutually exclusive events A and B such that A union B is S. If PE denotes the probability of an event, then the maximum value of PA multiplied by PB is। ठीक, ओके। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये अपने को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू PA इंटू PB की। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे एडिटिव थ्योरम से। हमने इसको एडिटिव थ्योरम से इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, नोट करने वाली बात है कि कहीं पे भी अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए हैं, अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट्स हैं, तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 0 के बराबर। और क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A एंड B, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा अपना 0। तो ये इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस 0। ओके, माइनस 0। ओके, और क्या कह रहा है, लेट S बी द सैंपल स्पेस एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A एंड B सच दैट A यूनियन B इज इक्वल टू S। देख यार, S का मतलब क्या कह रहा है, ये A यूनियन B मतलब कि सैंपल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ A और B है। ठीक है, सैंपल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ A और B हैं अपने पास में। ओके, तो जब A और B हैं तो बताओ, या तो A हो सकता है, ओके, या तो B हो सकता है ना। रुक जाओ, ठीक, तो दोस्त या तो A होगा या फिर B होगा, है ना, यही होगा। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा भाई, अगर इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए यहाँ पे PS जो हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको PS रख कर दें, PS कर दें, तो ये हो जाएगा PA प्लस PB। तो ये हो जाएगा PA प्लस PB इज इक्वल टू 1। ओके, अरे यार नहीं समझ में आया, PS इज इक्वल टू 1 क्या कह रहा है कि S इज इक्वल टू A यूनियन B होता है। ठीक, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मतलब सैंपल स्पेस है A यूनियन B, मतलब A और B दोनों हैं इसमें, बस और कोई है नहीं। तो या तो A होगा या तो B होगा। तो दोनों का सम कर दो कि क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो दोनों का यूनियन की वो सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 ही तो हो जाएगी। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको यहाँ पे रख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, 1 होती है। नोट, इसको याद कर लेना। ठीक, नोट, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ओके, अरे या तो एक इवेंट हो रहा होगा या तो दूसरा हो रहा होगा, और पूरे सैंपल स्पेस की तुम कर रहे हो तो पूरा इवेंट हो रहा है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी पूरी टोटल सम अप होके। ठीक है, तो ये होगी 1। अब क्या करो, यहाँ पे तुम लेट कर लो, PA कर लो इज इक्वल टू X। तो PB क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, PA हो जाएगा X, PB हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से तुम इसकी वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना X माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं बोल रहा हूँ y, ठीक है। तो फंक्शन y बोल रहा हूँ, तो y हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें y की चेक करनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, फिर इसको कर देंगे 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा 1/2, है ना। फिर क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स टू करेंगे, देखेंगे कि ये जो है क्या बोलते हैं लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं मैक्सिमा के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा d2x बाई डी रू, ये हो जाएगा -2 विच इज़ लेस देन 0। तो मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से हमको पता चल गया कि ये है मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या है मैक्सिमा है ये, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे, तो y विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा अपना तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो PA और PB की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या आ गई 1/4, ठीक। क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू 1/4 आ गई तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर सैंपल स्पेस वाली बात समझ में ना आई हो तो बस इतना याद रखना कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1, ठीक है ना। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। बाकी की नहीं समझ में आई हो तो एक बार नीचे लिख देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, इसको आखिरी रखते हैं ये वाले क्वेश्चन को, फिर अगले वीडियो में बाकी बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो, कोई ऐसी बात नहीं। तो बोल रहा है दोस्त कि अपने को बताना है कि एक अर्न है जिसमें कि अरे एक बैग समझ ले यार, बैग है चल, उसमें जो है 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक। इन द फर्स्ट ड्रॉ एक बॉल को निकाला गया रैंडमली, और मतलब बिना उसका कलर देखे ही उसको बॉल को ऐसे किनारे रख दिया गया, ठीक। अब ये बताना है फिर दूसरी बार एक बॉल को निकाला गया, तो अब ये बताना है कि जो दूसरी बार तुम बॉल निकाल रहे हो वो तुम उसका कलर हमारा रेड ही होगा, ठीक है। तो हमने पहली बॉल निकाली, उसका हमको कुछ नहीं पता कि वो रेड है कि ब्लैक है ना, रेड है कि ब्लैक है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, हमने उठाया उसको रख दिया। लेकिन ये हमको पता लगाना कि जो दूसरी बॉल है वो हमारी रेड ही निकलनी चाहिए, और रेड निकल रही है, मतलब दूसरी जो बॉल है वो हमारी निकल रही है रेड। अब वो रेड बॉल आएगी तो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सर चलो सबसे पहले एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेंगे बैग, ठीक, बना लेंगे बैग। इसमें है अपने पास में 5 रेड बॉल, ठीक, और है इसमें 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। अब बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो इसलिए वो ब्लैक में हो नहीं पाएगा, या मैं इसको वाइट करूँ वाइट, हाँ चलो ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। रुको, ये है अपना, ठीक है। इसमें है 5 रेड, अब मेजेंटा को रेड समझ लो, और 5 ब्लैक, ठीक है। 5 रेड है और 5 ब्लैक है अपने पास में बॉल्स, ठीक है। अच्छा तो बताओ पहली बार जो आएगी बॉल, ठीक है, तो वो रेड भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक ही बॉल निकलेगी, कि एक ही बॉल निकाली जा रही है फर्स्ट टाइम में, जिसका कलर नहीं नोट किया गया, तो जिसका कलर नहीं नोट किया गया उसका जो है अपने को क्या निकालना है, वो बॉल अपने निकाली, तो वो रेड भी हो सकती है या ब्लैक भी हो सकती है। तो रेड के एक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड की एक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, ब्लैक की एक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, ठीक है ना। अरे भाई रेड की तुम एक बॉल निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। टोटल बॉल कितनी है रेड की 5, सॉरी
दिमाग जो है ना 10 जगह बटा रहता है ना, तो ऐसे ही होता है। तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भूल जा जो होगा। टोटल बॉल कितनी है अपनी? टोटल बॉल है 10। टोटल बॉल है 10। 10 में से तुम क्या कर रहे हो कि एक बॉल निकाल रहे हो। फर्स्ट केस में एक बॉल निकाल रहे हो, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 रेड बॉल है, 5 ही में से तो निकालोगे, तो टोटल है 10। कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/10 हो जाएगी एक रेड बॉल निकालने की, ठीक। और ब्लैक निकालने की कितनी हो जाएगी? 5/10 हो जाएगी, ठीक है। इसकी 5/10 हो जाएगी, इसकी 5/10 हो जाएगी। अरे भाई पहले के लिए माफ़ कर दे यार, गलती हो गई, सॉरी, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। उसके लिए गलती से बता दिया था, ओके चलो। तो ये क्या बोलते हैं अपना, 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल है 10, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक रेड बॉल निकालनी है, तो एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/10। और एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/10। वही मैंने लिख दिया, ठीक है, वही मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे दोस्त, अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे सेकेंड बॉल निकालने के लिए। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, ठीक। देखो पहला केस बनेगा कि जो पहली बॉल निकाली वो क्या थी? अपनी थी ब्लैक, ठीक, वो थी अपनी ब्लैक। तो ब्लैक में से ब्लैक की टोटल बॉल कितनी थी? 5। एक तुमने निकाल लिया तो कितनी बची? 4 ब्लैक बॉल बची। तो अपने पास में अब टोटल बॉल कितनी बची? 5 रेड, क्योंकि तुमने एक बॉल जो पहली बॉल निकाली वो तुमने ब्लैक से निकाल ली, और 4 ब्लैक बची, ठीक है। तो अब तुम जो दूसरी बॉल तुम बोलोगे रेड निकालोगे, तो अब तुम 5 रेड में से ही रेड बॉल को निकालोगे। मतलब टोटल बॉल है 9, टोटल बॉल तो है 9, और तुम जो अपना वो निकालोगे, क्या बोलते हैं, रेड बॉल निकालोगे, वो उसकी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/9, क्योंकि 5 रेड बॉल तो अपनी मौजूद ही है, वो तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि जो फर्स्ट बॉल अपने निकाली थी, फर्स्ट बॉल जो निकाली थी वो कौन सी हो जाए? वो भी रेड हो। फर्स्ट बॉल जो तुमने निकाली थी वो भी क्या हो? रेड हो अपने पास में। तो जब अगर वो भी रेड होगी, अपने पास में कितना लॉट बच जाएगा फिर? 4 रेड और 5 ब्लैक का, क्योंकि तुमने क्या किया कि पहली बॉल निकाली और हो सकता हो वो भी रेड हो। भाई दोनों केस हो सकते हैं ना, दोनों केस हो सकते हैं। तुमने हाथ डाला, एक बॉल निकाली, अब वो या तो ब्लैक हो सकती है या तो रेड हो सकती है। कलर नहीं बताया है दोस्तों, उसका कलर नहीं बताया, ये बात ध्यान रखना। तो अपने को दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे कि पहली अपनी रेड है या पहली अपनी ब्लैक है। क्योंकि अगर तुम कल कंसीडर नहीं करोगे तो देखो कंसीडर करने पे नंबर चेंज हो रहा है, रेड का नंबर चेंज हो रहा है, देख रहे हो तुम। अगर ब्लैक पहली बॉल निकल रही है तो पहले केस में अपना जो है क्या बोलते हैं 5 रेड ही रह रही हैं, लेकिन अगर पहली बॉल भी रेड निकल गई तो तुम जो है फिर 4 रेड बॉल में से रेड बॉल निकालोगे, फिर दूसरी वाली जो निकालोगे, समझे ना। 4 रेड बॉल में से दूसरी वाली बॉल रेड निकालोगे तुम। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, वो चेंज हो रहा है। तो अब की बार रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? टोटल बॉल तो 9 ही रहेंगी, लेकिन अब की बार जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 4/9, ठीक है। अब की बार रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9, क्योंकि तुम 4 रेड बॉल में से निकालोगे एक जो बॉल निकाल रहे हो तुम। अब की बार सेकंड केस में जो अपना मतलब सेकंड राउंड में जो तुम बॉल निकाल रहे हो तुम 4 रेड बॉल में से निकाल रहे हो। तो क्या हो गई अपनी? 2 केस हो जाएंगे, ठीक है, 2 केस हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक, अच्छे तरीके से निकल लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन ने क्या किया कि फर्स्ट बॉल रेड निकाली, ठीक। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट बॉल अपन ने रेड निकाली, तो यहाँ कितनी बचेगी? 4 रेड बचेगी और 5 ब्लैक बचेगी, ठीक है। तो अब जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 4/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन राउंड 2, ठीक है। राउंड 1 में कह रहा हूं कि पहली बॉल निकाली और उसका कलर नहीं नोट किया गया, ये अपना राउंड 1 हो गया। और ये वाली जिसमें रेड बॉल निकालनी है वो राउंड 2 हो गई, ठीक। अच्छा, या फिर और ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूं
कि जो फर्स्ट बॉल थी वो थी ब्लैक, तो रेड में तो कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं, तो रेड तो 5 ही रहेंगी, ब्लैक अपनी 4 हो जाएगी। तो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/9। तो इस केस में अगर पहली बॉल ब्लैक है, उस केस में अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी? इन राउंड 2, इस केस में जिसमें पहली बॉल ब्लैक है, 5/9। ठीक है, अब दोनों केस हो सकते हैं। देखो ये दोनों तो एंड हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकंड बॉल रेड, ठीक है। या फिर क्या होगा? फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड बॉल रेड, ठीक है। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड हो जाएगी प्लस ये दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड हो जाएगी, समझे? ये होगा केस यहाँ पे बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी फर्स्ट बॉल रेड की? 5/10 एंड मल्टीप्लाई सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। ये प्लस और लिखा है ना, तो प्लस हो जाएगा। फिर फर्स्ट बॉल ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10। सेकेंड बॉल रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9, ठीक है। 5/9 ही है ना, 5/9। अब तुम इसको सॉल्व कर लो। 5/10 को ले लो बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा? 4/9, यहाँ पे बचा 5/9। ओके, तो ये क्या हो गई अपनी 5/10, ये हो जाएगी 9/9, ये हो गया 1, तो अपने पास में बचा 5/10। तो आंसर क्या आया? 1/2। फाइनल आंसर क्या निकल के आया? 1/2 निकल के आया। ठीक, समझे ये सवाल? ये सवाल समझे कि नहीं समझे? ओके, चलो। तो दोस्त अभी क्वेश्चन बाकी है हमारे, हम क्या करते हैं इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है वीडियो का। मैं कोशिश करता हूँ कि यार 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर का वीडियो ना बनाऊँ, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।